नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप हिंदी में ही पढ़ाते हैं, जैसे फिजिक्स का तो चैनल है ही है, यूपी बोर्ड के लिए ही पढ़ाते हैं आप, कुछ वीडियो सीबीएसई बोर्ड यानी जो इंग्लिश में भी आप डालें, यानी जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है वो हिंदी में आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ बच्चों का क्लेम ये भी है, कई बार कमेंट आते हैं कि आप सीबीएसई के लिए भी उन्हीं चीज़ों को पढ़ाएं, इंग्लिश में पढ़ाएं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है हिंदी से, हिंदी को देखने में, हिंदी के लिए, हिंदी बोर्ड के लिए है। तो दोस्तों, आप ही लोगों के कमेंट पे मैं स्टार्ट किया हूँ, डेली बेसिस पे या कुछ एक दो दिन गैप करके भी आपके लिए वीडियो आते रहेंगे, थोड़े लंबे वीडियोस भी होंगे। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी जो एक्चुअल में 11th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट होता है, पहला तो फिजिकल वर्ल्ड है, जो कि एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है। दूसरा जो चैप्टर है आपका यूनिट एंड डायमेंशंस, यही है मेन टॉपिक, यूनिट एंड डायमेंशंस। ये यहीं से हमारा क्लास 11th स्टार्ट होता है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए, मैं पहले ही नोट तैयार कर दिया हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि लिखने में काफ़ी समय ज़ाया होता है, जिसको हम लोग समझने में टाइम लगाएंगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन एक टॉपिक है, चैप्टर है। इसमें मैं एरर्स इन मेजरमेंट को पहले लूँगा, यानी किसी मेजरमेंट में जो एरर होता है उस वाले टॉपिक को लूँगा, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में दो चैप्टर हैं, एक यूनिट का है, यूनिट वाला भी है, डायमेंशन में भी है, और एक एरर्स वाला, यानी लगभग दो चैप्टरों को मिला के आपको एक चैप्टर बनाया गया है एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आपको पढ़ाया भी जाएगा एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब देखेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। तो पहला जो हेडिंग होगा एरर, व्हाट इज एरर, एरर क्या है। तो एरर के बारे में आपको डेफिनेशन लिखवाया गया है, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। यानी अगर आप इसको जनरली समझना चाहें तो ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड, यानी आपके द्वारा कोई मेजर की गई वैल्यू यानी मापी गई वैल्यू हो, उनका जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मानूं कि कोई, जैसे ये रॉड है, अगर ये रॉड है, जैसे हम लोगों ने शुरू में मान लिया कि इस रॉड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है, इस रॉड की जो लेंथ है दोस्तों 1 मीटर है। तो रॉड की लेंथ तो हो गई 1 मीटर, लेकिन ये एक्चुअल ट्रू वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, 1 मीटर ट्रू वैल्यू है। लेकिन कोई बच्चा आया, उसको मेजर किया, मापा, तो मापने के बाद या तो उसमें कोई थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, या तो वैल्यू जो है 1 से कम आ जाएगी, 1 माइनस हो जाएगी, या 1 से वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी जो वैल्यू है एक्यूरेट 1 ना आके कुछ कम आ जाए या कुछ ज़्यादा आ जाए, तो इसका मतलब कि यहाँ पर उस बच्चे द्वारा, उस स्टूडेंट द्वारा मेजरमेंट ली गई है, यानी मेजर्ड किया गया है, मापा गया है। तो इस वैल्यू को बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। ये मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम भी हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू में क्या गया, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेज आए, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो जितने का डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, एरर कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एरर। तो द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में किसी क्वांटिटी का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया ही गया है। एक छड़ है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, यानी ए रॉड की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। अगर उसको अगर मेजर्ड किया जाता है तो या तो 1 से ज़्यादा होगा, यानी 1 से ज़्यादा होगा, या 1 से कम होगा। तो जो दोनों में डिफरेंस आएगा, उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। आपकी परिभाषा यानी डेफिनेशन भी तैयार है। जाहिर सी बात है कि ये एरर्स आएंगे, तो एरर्स के भी टाइप होते हैं। तो कितने टाइप होते हैं, चलिए ये देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी एरर जो होते हैं एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला एरर जो होता है दोस्तों, सिस्टमैटिक एरर होता है, SYSTEMATIC, सिस्टमैटिक एरर्स होता है। दूसरा जो होता है रैंडम एरर्स होता है, और थर्ड जो होता है ग्रॉस एरर्स होता है। क्या होता है, ग्रॉस एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स और ग्रॉस एरर्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स के 3 टाइप्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर्स और ग्रॉस एरर। इनको पार्टिकुलर एक एक वाइज हम लोग समझेंगे, इसके डेफिनेशन के साथ आखिरकार ये एरर कैसे आते हैं, इनके बारे में समझेंगे।
तो चलिए पहला मैं हेडिंग दे रहा हूं दोस्तों सिस्टमैटिक एरर कि व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, तो लिखा गया एरर हुज कॉजेज आर नोन और कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। यानी सिस्टमैटिक एरर्स मतलब वह एरर जो किसी कारण से कॉज होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। तो एरर्स हुज कॉजेज आर नोन और कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। These errors can be minimized by applying some corrections। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक एरर को कम करने के लिए हम कुछ करेक्शन कर सकते हैं, यानी उस करेक्शन का हम यूज कर सकते हैं। चलिए तो वो करेक्शन क्या है कि अगर सिस्टमैटिक एरर आ जाए तो सिस्टमैटिक एरर में करेक्शन को कैसे हम लोग दूर करेंगे, इसके लिए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको दूर किया जाएगा। तो ये है दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। यानी सिस्टमैटिक एरर में जो करेक्शन यानी सही करने के लिए जो सिस्टमैटिक एरर आता है उसको सही करने के लिए क्या क्या वेरियस टाइप्स हो सकते हैं। देखिए दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स, ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। यानी जो सिस्टमैटिक एरर्स होता है दोस्तों, देखिए एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, यानी जो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं वो कई प्रकार के आते हैं। किस किस कारण जो ये इस सिस्टमैटिक एरर आता है उसी के बारे में बताया गया है। तो एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो आपके आसपास के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, फैक्टर्स होता है, उसके कारण जो एरर्स आता है वो भी क्या होता है दोस्तों, सिस्टमैटिक एरर्स। तो ये है these errors are due to fluctuation in atmospheric conditions like temperature, pressure, humidity etc। जैसे आप कल्पना करें कि अचानक आप अभी मौसम क्या है, अचानक सा क्या है दोस्तों, धूप पड़ी हुई है, अचानक सा बादल गिरा, बादल गिरने के बाद क्या हो गया, बारिश होने लगी। तो आपने देखा कभी तक धूप पड़ी हुई थी, टेम्परेचर ज्यादा था और अचानक सा टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। इसे ही बोलते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब आकार अचानक से एटमॉस्फेयर का चेंज होना, उसे ही फ्लक्चुएशन होता है। इन फ्लक्चुएशंस में कंडीशन में कौन आता है, टेम्परेचर आएगा, प्रेशर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा etc। टेम्परेचर को तो आप समझ गए, प्रेशर अचानक से हवा खुला था, एटमॉस्फेयर खुला था, अचानक से हवा बहने लगी तो वहां पर प्रेशर जनरेट होने लगेगा। ह्यूमिडिटी है, अचानक से ठंडी ठंडी हवा चलने लगे, ओले गिरने लगे, बारिश होने लगे तो वहां पर नमी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी आ जाएगी। तो ये जो है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी सिस्टमैटिक एरर्स आता है। तो कहेंगे कि दीज एरर्स आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी etc। ये है। चलिए अगला जो है सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से आता है, तो लिखेंगे एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। यानी आपके इम्परफेक्शन के कारण भी होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। इम्परफेक्शन है तो ये है दीज आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू negligence of facts। एग्जाम्पल, error in weighing of a body arising out of buoyancy is usually ignored। जैसे अगर आप कल्पना करें कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप जैसे आप 1 किलो चीनी को माप रहे हैं तो चीनी पर एक्चुअल जो है उस पर हवा का भी प्रेशर वर्क करता है, लेकिन हम जो एयर आसपास के जो एटमॉस्फेयर होता है, प्रेशर होता है, जैसे एयर के कारण जो बायंसी फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो एक्चुअल में वो अगर 1 न्यूटन का उसमें फोर्स लग रहा है तो अगर हवा यानी एयर के फ्रिक्शन या हवा के जो बायंसी फोर्स है अगर उसको भी हम लोग कलेक्ट करें तो 1 से ज्यादा इस पर क्या हो सकता है, प्रेशर लग सकता है, फोर्स लग सकता है। तो ये हमारी इम्परफेक्शंस है, यानी एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। हमारी इम्परफेक्शन के कारण यानी पूर्ण रूप से परफेक्ट ना होने के कारण भी ये क्या होती है, त्रुटियां होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर हम हवा में चलते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि एयर द्वारा जो बायंसी फोर्स लगता है वो क्या है, 0 है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उस इग्नोरेंस के कारण भी क्या आता है दोस्तों, एरर्स आता है, और वो एरर क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, सिस्टमैटिक एरर में ही तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज को मापते हैं
तो इंस्ट्रूमेंट के भी अपने एरर्स हो सकते हैं। तो लिखा गया है कि these errors are introduced due to improper designing and manufacturing defects of instrument। कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कब आते हैं, तो जब कंपनी में जहां इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइनिंग के समय ही उसमें क्या हो, एरर्स हो। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट पहले से ही उसकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में एरर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उससे मेजरमेंट करोगे, मापन करोगे, तो उसमें क्या आएगा, एरर्स आएगा। यही एरर्स कहलाता है दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। चलिए अगला देखते हैं इसमें। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर में लिखा गया कि ए मीटर स्केल में बी वर्न ऑफ एट द एंड ऑफ जीरो मार्क। यानी मीटर स्केल में जो आप देखते हैं कि जो मीटर स्केल आप यूज करते हैं उस स्केल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर मतलब लिखा हुआ होता है, उसके बीच में छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। तो ये बताइए, जीरो जो मार्क होता है, एंड में जीरो मार्क होता है, उस मार्किंग को थोड़ा दाएं बाएं अगर हो जाए तो उस मेजरमेंट में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो गई तो क्या हो जाएगी, वह इंस्ट्रूमेंट हमें एक गलत मापन देगा। इस तरीके से इस जो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आते हैं, और ये किसकी, यही इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके अकॉर्डिंग होगा, यही सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत आता है। अब चलिए अगला देखते हैं। अब कह रहा है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर के बारे में समझते हैं। पर्सनल एरर क्या होता है, जाहिर सी बात है कि आप में भी कुछ त्रुटियां हो सकती है जब आप मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए उसी के बारे में कहा गया है कि दीज एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर ऑन पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको सेटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, या आप सेट करने के बाद इधर उधर घूम गए, या उसमें कहीं हिल गया, तो वहीं बोला है कि दिस एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर ऑन पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी किसी ऑब्जर्वर के पार्ट पर क्या हो गया, यानी ऑब्जर्वर जो होता है यानी देखने वाला होता है, वो क्या हो जाए, इम्प्रॉपर रूप से, यानी उसे प्रॉपर देख रेख न कर जाए, देख रेख में जो कमी आ जाए उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, वही आपका कहलाता है, यहाँ पे आपको दिया भी गया है पर्सनल एरर। यानी आपकी वजह से किसी जो ऑब्जर्वर है, जो इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट कर रहा है, उसके प्रॉपर देख रेख करने न करने की वजह से भी ये पर्सनल एरर आते हैं। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है दोस्तों, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपैरेटस। यानी कहने का मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्रॉपर आप सेटिंग ही ना करें, प्रॉपर सेटिंग करने में कमी आ जाए, उसे ही पर्सनल एरर के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में 4 चीजें देखने को मिली। पहला जो देखने को आपको मिला, एक बार मैं बता दे रहा हूं, पहला देखने को आपको मिला जो वो एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरा इम्परफेक्शन, तीसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर और चौथा पर्सनल एरर। तो कुल मिला के सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत जो 4 पार्ट आते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल आपको बताया गया है। अब चलते हैं दोस्तों रैंडम एरर। अब देखिए ऊपर मैंने आपको बताया ही था कि सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर्स। अब चलिए रैंडम एरर्स के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज द रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर के बारे में समझेंगे तो रैंडम एरर है कि लिखेंगे द कॉज ऑफ सच एरर्स आर नॉट नोन प्रिसिसली। मतलब कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि इस प्रकार के जो एरर होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें एक्यूरेसी नहीं पाई जाती है। यानी रैंडम अचानक से, अगला आप देखते हैं थोड़ा सा आगे फिर समझ में आएगा। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द रैंडम एरर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रैंडम एरर्स होता है दोस्तों, द कॉज ऑफ सच एरर्स आर नॉट नोन precisely, hence it is not possible to eliminate the random error। यानी इस प्रकार के जो कॉज आते हैं वो क्या होते हैं, हमारी जो है परिशुद्धता यानी प्रेसिसली, यानी हमारे द्वारा सही रूप से, मतलब उसमें मापने की टेक्निक्स ना हो, यानी प्रिसाइज करने की टेक्निक नहीं होती है, उस इस प्रकार के एरर को ही क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं।
और ये जो रैंडम एरर होता है दोस्तों, ये इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी हटाना संभव नहीं होता है। यही बताया कि रैंडम एरर को हटाया नहीं जा सकता, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द रैंडम एरर्स। देखिए एग्जांपल में बोला है कि सम पर्सन रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट मे गेट डिफरेंट रीडिंग। चलिए, डिफरेंट रीडिंग इस टाइम, जैसे कह रहा है कॉन्सेप्ट आपको बोला है कि सेम पर्सन रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट मे गेट डिफरेंट रीडिंग ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज का मेजरमेंट अगर करने को दे दिया जाए तो आप पहली बार मेजर करोगे तो थोड़ी सी कुछ वैल्यू आएगी, अगर दूसरी बार आप मेजरमेंट करोगे तो उससे एक्चुअल वैल्यू से या तो कुछ कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी हर बार एक अलग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती है, जो क्या होती है, रैंडम एरर होती है, जिसको हम हटा ही नहीं सकते, इसको एलिमिनेट ही नहीं कर सकते हैं, जिसको एलिमिनेट करना ही संभव नहीं है, यानी इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, इसे ही बोलते हैं दोस्तों रैंडम एरर। चलिए अगला है ग्रॉस एरर्स। ठीक है, ग्रॉस एरर के बारे में थोड़ा समझते हैं कि ग्रॉस एरर क्या है। दीज एरर्स एराइज ऑन अकाउंट ऑफ सीयर केयरनेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी जो सीयर केयरनेसनेस होती है ऑब्जर्वर की, उसी के कारण ये एरर्स आती है। ये हम लोग एक्चुअल में एग्जांपल के थ्रू ही समझ सकते हैं ये सीयर केयरनेसनेस क्या है। तो पहला है, चलिए पहला एग्जांपल्स देखते हैं। कह रहा है कि रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपर्ली, यानी सीयर केयरनेसनेस का मतलब कि अगर हम लोग कोई सेटिंग कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के, जो रीडिंग को पढ़ रहे हैं, बिना उसमें प्रॉपर सेटिंग किए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रीडिंग पढ़ ली, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको बिना प्रॉपर सेट किए ही क्या कर सकें, बिना प्रॉपरली सेट किए क्या कर रहे हैं, आप इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग को पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एरर्स आने ही आने हैं। उससे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रॉस एरर के अंतर्गत ये चीजें आती है। दूसरा है टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली विदाउट केयरिंग फॉर एरर्स, यानी कह रहा है कि टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन लेते हुए रॉन्गली, यानी गलत ऑब्जर्वेशन लेते हुए विदाउट केयर फॉर एरर्स, यानी एरर को बिना देखे, यानी एरर को बिना देखे ही हम लोग गलत तरीके से क्या करें, ऑब्जर्वेशन ले। यानी कोई इंस्ट्रूमेंट को ले, पहला कंडीशन ये कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को बिना प्रॉपर सेट किए ही हम लोग रीडिंग पढ़ ले, तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही, उसे ग्रॉस एरर के अंतर्गत आता है। टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट केयरिंग फॉर एरर्स, यानी एरर के लिए बिना किसी केयर देखभाल के ही हम लोग क्या करें, गलत तरीके से ऑब्जर्वेशन ले ले। तीसरा है रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, यानी हमारे ऑब्जर्वेशन द्वारा रिकॉर्ड करने की प्रोसेस भी क्या हो, गलत हो, तब भी क्या आ सकता है, ग्रॉस एरर होता है। अब देखिए यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, यानी जाहिर सी बात है कि यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन में जो ऑब्जर्वेशन की गलत वैल्यू का हम प्रयोग कर ले, तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ग्रॉस एरर होता है उसमें होता है कि हम लोग प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट को ना सेटअप करें। दूसरा, अगर हम लोग गलत तरीके से क्या करें, ऑब्जर्वेशन ले। तीसरा, हम कह सकते हैं कि गलत तरीके से रॉन्गली हम लोग क्या करें, ऑब्जर्वेशन की रिकॉर्डिंग कर दें। यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन में हम ऑब्जर्वेशन की गलत वैल्यू का प्रयोग कर दें, तो फिर दोस्तों यही प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ग्रॉस एरर्स। देखिए एरर्स में एक्चुअल में अगर मैं बात बताऊं दोस्तों कि एरर्स जो है एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। एक्चुअल में मैं बताऊं, फिजिक्स जो है काफ़ी सूटेबल बैठता है उसके न्यूमेरिकल से, तो आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करा सकूं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव जोन में जैसे IIT है, AIEEE पहले होता था, UPTU है, बहुत सारे स्टेट लेवल के हैं एग्ज़ाम्स जो हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल में जो फिजिक्स आता है, तो उसके लिए उसी लेवल को मैं तैयार करता हूँ। उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो मेरा फोकस रहेगा दोस्तों न्यूमेरिकल। जनरली थोड़ी थ्योरेटिकल में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के आप पूछ सकते हैं, फिर मैं नया वीडियो बना के आपको बता दूंगा। हमारा मेन फोकस रहेगा आपके न्यूमेरिकल्स पे। तो चलिए अब कह रहा है अगला जो है एब्सोल्यूट एरर्स।
व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर्स? तो देखिए सेम वही कहानी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर्स। जो हम लोगों ने शुरू में एरर्स के बारे में पढ़ा तो हमने लिखा कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एरर्स। लेकिन बस हम लोग क्या जोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड, यानी जो एरर्स आती है वो एरर पॉजिटिव में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण लेना है, ये नहीं कि माइनस प्लस लेना है। उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तैयार हुई कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एब्सोल्यूट एरर्स को समझ चुके होंगे। चलिए अब थोड़ा समझते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट x1 x2 x3 डॉट xn बी एन ऑब्जर्वेशन recorded corresponding to a physical quantity in x। जैसे हमने माना कि कोई एक क्वांटिटी x है, उसमें n ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है। पहली बार ऑब्जर्वेशन लिया गया तो हमें मिला x1, दूसरी बार में x2, तीसरी बार में x3, चौथी बार में x4, ऐसे ही डॉट 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 x है। यानी n ऑब्जर्वेशन, कोई क्वांटिटी x है उसके कितने ऑब्जर्वेशन लिए गए, मेजरमेंट लिया गया, n लिया गया। तो अगर n लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हर बार कुछ अलग अलग वैल्यूज आएंगी, मेजर्ड वैल्यू आएंगी। तो देन मीन वैल्यू xm इज गिवन बाय। तो अगर मीन वैल्यू निकालते हैं तो चूंकि अगर क्वांटिटी x है, पहली बार हमने लिया तो कुछ एक वैल्यू है, दूसरी बार ले तो अलग वैल्यू, तीसरी बार अलग वैल्यू, डैट डॉट। अगर n तक हम लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होती है। तो जाहिर सी बात है कि इन वैल्यू में से हम ले तो कौन सा ले, इसीलिए हम लोग मीन वैल्यू लेते हैं, यानी इन सबके मिडिल का वैल्यू लेते हैं जो इस फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू होगा। तो हम लोग लेंगे देन द मीन वैल्यू xm इज गिवन एज। तो इनके बीच की जो मीन वैल्यू xm होगा वो xm इक्वल्स टू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n। यानी टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कहने का मतलब कि अगर जैसे ऑब्जर्वेशन जितने भी हो उनका सम करें और बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी बार ऑब्जर्वेशन, यानी कितने ऑब्जर्वेशन हुए दोस्तों, x की n ऑब्जर्वेशन हुए, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो xm प्राप्त हो गया। तो जाहिर सी बात है कि xm जब प्राप्त हो, सो द एब्सोल्यूट एरर इन वेरियस ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाई। यानी जब हम एक्चुअल वैल्यू तो x है, लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो x1 क्या होगा, x से डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, x2 क्या होगा, x से डिफरेंट होगा, x3 क्या होगा, x से डिफरेंट होगा। यानी जो xm है, मीन वैल्यू है, इससे भी ये सारी वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो जब डिफरेंट होंगी तो जाहिर सी बात है कि वही एब्सोल्यूट एरर के बारे में अब हम लोग निकालेंगे कि एक तो ट्रू वैल्यू है और एक मेजर्ड वैल्यू है, और हम दोनों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और उनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। तो अगर मीन वैल्यू आपसे पूछता है तो n ऑब्जर्वेशन को सम कीजिए और n से डिवाइड कीजिए। अगर आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछता है जिसे हम लिखेंगे डेल्टा से, तो डेल्टा अगर x1 पूछ लिया पहले में तो xm जो मीन वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। तो xm माइनस x1 चूंकि मॉड में लगेगा, पॉजिटिव लेना है। x2 इक्वल्स टू अगर निकालना हो तो जो मीन वैल्यू है उसमें से एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू x2 है उसको घटा देंगे। फिर x3 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ xm माइनस x3 डॉट 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 डॉट। ऐसे ही अगर डेल्टा xn इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ xm माइनस क्या हो जाएगा, xn हो जाएगा। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, यानी अब तो एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने निकाल लिया, x मॉडुलर डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा xn। तो इनके बीच में एक वैल्यू होगी जिसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। तो सिर्फ एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो डेल्टा करके मीन में से उस वैल्यू को घटा देते हैं। लेकिन अगर हमको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना हो, यानी यहां से मीन, आप देखिए
मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो डेल्टा एक्सएम बार बोलते हैं। डेल्टा एक्सएम बार इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 डेल्टा xn बाई एन, यानी टोटल जो हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं उनका सम बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एब्सोल्यूट एरर के कितने हुए। अगर जैसे एब्सोल्यूट एरर 10 निकला तो 10 को जोड़ेंगे और 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से डिनोट करते हैं, चूंकि मीन है तो एक्सएम और बार लग गया है। ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा एक्सएम बार इक्वल टू 1 बाई एन समेशन ऑफ सिग्मा बोलते हैं आई टू द पावर 1 टू द पावर एन डेल्टा एक्स आई। आई की जगह क्या रखेंगे, एक, फिर प्लस हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट एन तक, बाई नीचे क्या होगा एन। तो डेल्टा एक्सएम बार इक्वल टू 1 बाई एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स आई। चलिए अब देखते हैं, therefore the final result of measured physical can be written as, यानी जो हमारी फाइनल वैल्यूज आएगी उसको कैसे लिखते हैं। एक्चुअल वैल्यू तो हमारी x है, तो x इक्वल्स टू मीन वैल्यू लिखते हैं xm प्लस माइनस डेल्टा xm बार, यानी x इक्वल्स टू हो गया फॉर्मूला xm प्लस माइनस डेल्टा xm बार। अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी लिखनी हो तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालकर दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस के साथ इसे एक बार ऐड करते हैं, एक बार माइनस प्लस माइनस कर देते हैं। क्योंकि प्लस माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ दिखाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं, लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। व्हाट इज द रिलेटिव एरर, तो लिखेंगे द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी मेजर्ड इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। यानी कहने का मतलब है कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है और जो मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या कहते हैं दोस्तों, डेल्टा एक्सएम बार, और मीन वैल्यू को क्या कहते हैं, एक्सएम। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर कहलाता है। और आगे लिखा है कि व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इट बिकम्स परसेंटेज एरर, यही क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर कहलाता है। तो अगर रिलेटिव एरर की अगर डेफिनेशन अगर आपको तैयार करना हो तो आप कह सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। When it is multiplied by 100 it becomes percentage error। चलिए फॉर्मूला को देख लेते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और इसी से सारी चीजें आपकी बनती है। सवाल जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी पे देखेंगे। रिलेटिव एरर इक्वल्स टू होगा दोस्तों मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या कहते हैं, डेल्टा एक्सएम बार, और मीन वैल्यू या रियल वैल्यू बोलेंगे तो एक्सएम। और चूंकि परसेंटेज एरर निकालना हो तो बस आप 100 से गुणा कर दें, तो परसेंटेज एरर इक्वल्स टू डेल्टा एक्सएम बार बाई एक्स एम इंटू 100। या आप जनरली अगर आप लिखना चाहें परसेंटेज एरर तो आप लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि बार बार एक्सएम वगैरह लिखना सही नहीं लगेगा, तो इसी से हम लोग फॉर्मूले से ही क्या करेंगे, डेल्टा एक्स क्या है आपको पता ही हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर है, एम जोड़ देते हैं, एक्सएम क्या है, मीन वैल्यू या रियल वैल्यू होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। थोड़ा लेक्चर काफी बड़ा है, तो इसी तरीके से गैप दे दे के भी एक दिन 1.5 दिन या अगर टाइम मिलेगा तो डेली बेसिस पे आपको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो था। फिर भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हाँ जरूर आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि पहले से चीज़ें लिखी हुई है, तो पहले से चीज़ें इसलिए लिख लिया जाता है क्यों, क्योंकि पहले से चीज़ें लिखी रहेंगी तो हमको, आपके लिए भी टाइम बचेगा और मेरे लिए भी टाइम बचेगा, और इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज करेंगे किसमें दोस्तों, हम लोग समझने में करेंगे। बाकी चीज़ें हैं मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी आपको ही करना है। बुक थोड़ा पढ़ें, इनको पढ़ें, फिर आपको चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा दोस्तों आपके लिए न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को कराना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, काफ़ी दिक्कत होता है।
और जेई लेवल के जो बच्चे होते हैं, जेई मेंस या एडवांस जो होता है उसमें जो बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, उनके लिए न्यूमेरिकल्स का आना बड़ा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।